नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका राजनीतिक सफ़र कहा जाए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। राजनीति की बहुत ही छोटी इकाई से उन्होंने शुरुआत की और लगभग सभी पदों पर इलेक्ट होते हुए, जी हाँ, इलेक्ट होते हुए एक बड़े पद तक पहुँचे। काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीनियर है और मौजूदा सरकार के कहा जाए चेहरे हैं और सरकार के कोई भी बातें हैं वो मीडिया तक या जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन पर है। विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हर जगह मुखरता के साथ, तर्कों के साथ सरकार की बातों को रखते हैं। मुलाकात करते हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। चौबे जी, आपके राजनीतिक सफ़र और आप आज जिस जगह पर हैं वो सभी ने देखा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे राजनीति में आपका प्रवेश हुआ? कौन सी ऐसी घटना थी आपको लगा हाँ राजनीति में जाना चाहिए? किस तरीके से प्रवेश हुआ आपका? अब राजनीति तो हमारी विरासत में हमको मिला हुआ है। मेरे पूज्य पिताजी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य थे, मेरी पूज्य माताजी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य थीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि राजनीति में आना ही था, ऐसा शायद ईश्वर ने लिखा था। मन से शुरुआत तो राजनीति की नहीं थी। मैंने अपनी एजुकेशन बीएससी एलएलबी करने के बाद जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करने का काम शुरू किया था, लेकिन हमारे पिताजी के दुखद देहांत के बाद साजा विधानसभा क्षेत्र, उस समय वीरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, हमारे कांग्रेस के साथियों ने, हमारे पिताजी के साथियों ने, और लगभग हमारे पिताजी राजनीति में किसानों का नेतृत्व किया करते थे। तो पूरे अंचल के किसान प्रतिनिधियों ने इस बात को कहा कि वकालत करके जो भी हासिल करना है वो कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो विरासत है जनता की सेवा करने का काम, क्षेत्र का विकास करने का काम, वो करना उचित रहेगा। तो शायद इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ करके अपने गांव में जब बैठ गया तब शुरुआत किया ग्राम पंचायत की राजनीति से। मैं ग्राम पंचायत का पंच भी रहा, ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा, ब्लॉक का जनपद का अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत का भी अध्यक्ष रहा, मैं भूमि विकास बैंक का भी संचालक रहा, उपभोक्ता भंडार जिले का मैं अध्यक्ष रहा, कोऑपरेटिव बैंक में लगभग 14-15 साल उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। संगठन में जब हम लोग काम कर रहे थे, हमारे बहुत ही पूज्य चंदूलाल जी चंद्राकर, जो हमारी प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में वेव था, तब उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे बिठा करके मुझसे राजनीति की शुरुआत कराई थी। तो वासुदेव चंद्राकर जी और चंदूलाल चंद्राकर जी, तो उन्हीं के सानिध्य में मैं संगठन में भी आया। दुर्ग जिला युवक कांग्रेस का मैं अध्यक्ष भी रहा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का भी अध्यक्ष रहा। जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ाई कर रहा था, पूरे देश में जनता लहर थी, बहुत कम लोग कांग्रेस से निर्वाचित होते थे। तो उस समय मैं दुर्ग साइंस कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। फिर रायपुर के यूनिवर्सिटी में यूटीडी का भी छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रमशः धीरे धीरे विभिन्न पदों पर रहते हुए राजनीति के सोपान मैंने तय किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी आदरणीय वासुदेव जी चंद्राकर और चंदूलाल जी चंद्राकर जी को विशेष श्रेय इसलिए देता हूँ कि उन्होंने 45-46 साल पहले उंगली पकड़ के मुझे राजनीति में पहला कदम उन्होंने रखवाया था, और ये सोच के रखवाया था कि शायद हम लोग कांग्रेस की राजनीति में लगभग 50 सालों तक कांग्रेस के लिए काम आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये उनकी दूरदृष्टि का परिणाम था, और सौभाग्य से कांग्रेस के सभी नेताओं ने विश्वास किया। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल में पहले शामिल किया था। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्री रहने का मुझे सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ में भी जब सरकार बनी तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी ने विश्वास किया। विधि, विधायी, संसदीय कार्य, आवास, पर्यावरण, लोक निर्माण जैसे सारे महत्वपूर्ण विभाग, नगरीय प्रशासन और विकास जैसे विभाग उन्होंने मुझे सौंपा था। और आज तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश के बेहतरी के लिए जो सर्वाधिक काम किए जा रहे हैं, खेती का, कृषि का, किसानों का और कृषि कल्याण का, इस महत्वपूर्ण जवाबदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। जल संसाधन मेरे पास है, गोधन न्याय जिसकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है, पशुपालन विभाग मेरे पास है, मछली पालन मेरे पास है, और कृषि कल्याण का विकास
उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण विभाग सौंपी है। संसदीय व्यवहार में शिष्टता और शालीनता, इसको मैं बहुत महत्व देता हूँ, और कभी भी सदन के अंदर उत्तेजना को कैसे कम किया जा सकता है, शालीनता से अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से कितना प्रखरता से रखा जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का भी विशेष स्नेह मुझे मिलता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो मिलता ही है। सदन के अंदर की बात आपने की, इतना लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा हो या छत्तीसगढ़ विधानसभा, आप अपनी बातों को तो तर्कों के साथ रखते ही हैं, साथ ही बहुत से दूसरे लोगों को भी आप गाइड करते नजर आते हैं। क्या मध्य प्रदेश के भी कुछ किस्से या छत्तीसगढ़ के कुछ किस्से ऐसे आपको याद है कि लगातार आप गाइड करते रहे, आपको बोला गया कि भाई थोड़ा सा गाइड करें इनको? अब स्थिति तो ये है कि मध्य प्रदेश में भी लगभग संसदीय कार्यों में अब सामान्य प्रशासन मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की विशेष कृपा बनी रहती थी। तो सदन चलाने में जितना भी सहयोग हो सकता था, चाहे मंत्रियों को, चाहे विधायकों को, चाहे विधानसभा के अन्य कार्य सूची में जो उल्लेखित विषय होते थे, तो वो चूंकि सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग जैसे विभाग मुझे सौंपा गया था, तो सारी प्रेस बिरादरी से लेकर के सब लोगों से नित्य बातचीत हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी उठाने का सौभाग्य भी मिला है। और एक बात और है, मैं चाहे मध्य प्रदेश में रहा, चाहे छत्तीसगढ़ में रहा, सत्ता में रहा या विपक्ष में रहा, मेरे पक्ष के लोगों को तो मैं क्या बोलना है, किस तरीके से वो समझने की कोशिश भी करते हैं, मैं समझाता भी हूँ। सौभाग्य से जब भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, नए विधायक चुन के आते हैं, तो जो प्रबोधन का कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, मुझे उसमें अवसर भी मिलता है, मैं अपने विधायकों को ट्रेनिंग भी करता हूँ, नए विधायकों को। लेकिन पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष के, विपक्ष के भी लोगों को कभी किसी बात की आवश्यकता होती है तो सुझाव लेने और सलाह लेने में वो गुरेज नहीं करते। अब मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये तो पक्ष और प्रतिपक्ष जो है, राजनीति में हमारी दलों की प्रतिबद्धताएं होती हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य तो अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास होता है। इसलिए सबको सुझाव भी देता हूँ, सहयोग भी करता हूँ, शब्दों में, अक्षरों में बांध के भी बताता हूँ कि आपको किस तरीके से सदन में बोलना चाहिए और सदन के बाहर बोलना चाहिए। अब मेरा तो ये भी सौभाग्य है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बड़े बड़े विधान पुरुष आदरणीय अर्जुन सिंह जी, पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, माननीय श्रीनिवास तिवारी, कृष्णपाल सिंह और पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, माननीय कैलाश जोशी जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, माननीय विक्रम वर्मा जी जैसे लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। तो ये तो राजनीति के और संसदीय प्रक्रियाओं के खुद विश्वविद्यालय थे। तो उस विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने का मौका मिला तो किसी को भी सीखने का अवसर मिलता है। अब आज जो राजनीति में हम लोग जो कुछ भी हैं वहीं से सीखे हैं, और वही हमारा आजकल जो उस विश्वविद्यालय में आपने बहुत कुछ सीखा। छात्र संगठन से लेकर आज यहाँ तक आप पहुँचे, एक वरिष्ठ विधायक मंत्री के तौर पर आज आप स्थापित हैं। नई जनरेशन जो विधायकों की आ रही है, तब आप लोग जब यंग थे, शुरुआत कर रहे थे, और आज जब नए विधायक आ रहे हैं, क्या कोई फर्क पाते हैं आप? वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। हम लोग देखते थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में तीसरे कार्यकाल तक माननीय मोतीलाल जी वोरा जैसे वरिष्ठतम विधायक को भी हम लोग विधायक विश्राम गृह से विधानसभा तक पैदल जाते देखते थे। आज वो बातें नहीं है। पहले दिन से विधायक बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अब आकर्षण बन चुका है, जो राजनीति का चार्म है उसमें ग्लैमर में दौड़ना चाहते हैं। दूसरी, पहले विधानसभाओं में किसी का भी भाषण होता था, अर्जुन सिंह जी का सदन में किसी बात पे अगर वक्तव्य होना है तो समझ लीजिए ना केवल कांग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के भी सारे लोग सदन में मौजूद होते थे कि आज अर्जुन सिंह जी क्या बोलने वाले हैं, उनका तर्क सुनते थे। हम लोग भी माननीय सुंदरलाल जी पटवा अगर सदन में किसी बात को, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में पहला भाषण सुंदरलाल जी का पटवा का होना है, ऐसा जिस दिन भी संदेशा रहता था, तो कांग्रेस का एक विधायक अनुपस्थित नहीं रहता था। लोग पहले सुनते थे, जो लेजिस्लेचर है उसको समझना चाहते थे,
विधानसभाओं में भागीदारी होती थी और बहस का जो स्तर होता था वो काफ़ी ऊंचा होता था। अब राजनीति में आने वाले लोग तत्काल कुछ पाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसे और पद के पीछे भागना चाहते हैं। मैं समझता हूँ पहले ऐसी बातें नहीं थी, इसलिए पहले और अब की राजनीति में बहुत अंतर है। उसके बावजूद भी अभी भी कुछ बहुत अच्छे लड़के राजनीति में आ रहे हैं, बहुत अच्छी समझ उनकी, विधानसभाओं के प्रति बड़ी लगन उनकी, और पढ़े लिखे लोगों का आना राजनीति में कुछ ज़्यादा हो गया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय में वो लोग भी इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हम देखते हैं आपसे जब भी मुलाकात होती है, आपके ऑफिस में आपके क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा बराबर बने होता है, या अगर आप यहाँ नहीं हैं, यहाँ व्यस्त नहीं हैं, तो पता चलता है आप अपने क्षेत्र में लगातार दौरे में रहते हैं। बल्कि हमने सुना मोटरसाइकिल में भी आप निकल जाते थे। किस तरीके का ये जुड़ाव क्षेत्र के लोगों के साथ रहता है? मुझे लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी जनता को, जैसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जनता जनार्दन है, तो उसी रूप में लेना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हैं। अब राजनीति में लगभग 50 सालों से हमारे परिवार को जनता का आशीर्वाद है। तो इस जीवन में जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद से हासिल हुआ है। हम किसान परिवार से संबंधित हैं। लगभग 4 कार्यकाल तक तो हमारे पास केवल मोटरसाइकिल हुआ करता था। तो राजनीति में अपने क्षेत्र के पूरे लगभग 300 गांवों का दौरा हम तो बाइसिकल से भी किए हैं, मोटरसाइकिल से भी किए हैं, और अधिकांश गांवों में पैदल भी गए हुए हैं। इसलिए हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं। आज भी राजनीति के सारे सोपान तय किए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोटरसाइकिल से घूमने में हमको बहुत अच्छा भी लगता है, और क्षेत्र की जनता उसको महसूस भी करती है। कहीं भी आप मोटरसाइकिल से किसी भी गली में निकल रहे हैं तो कोई भी गरीब आदमी आपको पुकार के रोक लेता है, आपसे बात कर लेता है, गला मिल लेता है, अपनी समस्या बता देता है। तो आशय ये है कि मोटरसाइकिल दिखावा नहीं है। हम खेती करते हैं तो ट्रैक्टर चलाते हैं तो कहीं फोटो शूट करके हम दिखाते नहीं कि हमने अपनी खेती में ट्रैक्टर चलाया है। हम मोटरसाइकिल से घूमते हैं तो ये दिखावा नहीं है, ये हमारी सामान्य जो जिंदगी है उसका हिस्सा है, और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अपने जनप्रतिनिधि को अपने करीब पाते हैं। बड़ी अहम बात आपने बताई कि राजनीति में इस प्रकार के लोग भी होते हैं। नई जनरेशन को जानकर गर्व भी महसूस होगा। आपके विभाग की ओर आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला, आपने बताया मौजूदा समय में कृषि विभाग मिला है, जल संसाधन है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों को लेकर सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ कर रही है, और तनातनी या केंद्र से कई बार टकराव की भी नौबत इसको लेकर आती रही है। कितना महत्वपूर्ण राजीव गांधी न्याय योजना या किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं हैं, गोधन योजनाएं हैं, उसको मौजूदा सरकार के लिए अपनी सफलता के तौर पर आप मानते हैं? कितने सफल अपने आप को इसमें मानते हैं आप? छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं और परिस्थितियां काफ़ी विपरीत रहीं। हम सरकार बनाए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। राजनीतिक विभेद की बात नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ में हमारा हिस्सा हमको समय पर मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है। लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का प्राप्त होने वाली राजस्व है, धनराशि है, उसको रोकने का प्रयास करती है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक कारणों से होता है। केंद्र की भी माली हालत मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि प्रचार के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हो गया, 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन का पैकेज घोषित हो गया, किसानों के लिए 3 लाख करोड़ के आर्थिक लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने का पैकेज घोषित हो गया। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि 1 रुपये का काम अभी ज़मीन में आ नहीं पाया है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो बजट वर्तमान परिस्थितियों में लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाना था, वो अभी हम लोग 1,07,000 करोड़ पहुंचा पाए हैं। 2 साल के कोरोना के महामारी के संक्रमण के चलते आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं, लेकिन सौभाग्य से छत्तीसगढ़ का जो कृषि विभाग है
वो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद कृपा दृष्टि बनाए रखी है। ना हमारे बजट में कटौती हुई है, ना वो विभाग में उन्होंने किसी प्रकार के नियंत्रण करने की कोई बात कही है। इसलिए मेरे विभाग की दोनों प्रमुख योजनाएं, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बहुत सुचारू संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ये 2 साल के लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने खूब तकलीफें रहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों का हम लोगों ने जिस तरीके से धान खरीदा, पहले साल लगभग 18,000 करोड़ रुपया, दूसरे साल लगभग 20,000 करोड़ रुपया और इस वर्ष लगभग 21,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधा किसानों के खाते में जा रही है। तो छोटी मोटी राशि नहीं होती और ये किसानों की खुशहाली का सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस योजना का, जिसमें हम प्रति क्विंटल धान की कीमत 2,500 रुपया दे रहे थे, उन्होंने उसको बोनस माना और कहा इसको आप नहीं दे सकते और वरना हम आपका चावल नहीं लेंगे। हमने उसको इनपुट सपोर्ट के रूप में किसानों को देना शुरू किया। वही हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और उसको भी पिछले साल भी हम लोगों ने दिया, इस साल भी हम लोगों ने उसके लिए बजट की प्रावधान किया हुआ है और 21 मई से हम देना शुरू करेंगे। गोधन न्याय योजना तो हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। गरीब गोपालकों का गोबर 2 रुपया में हम खरीद रहे हैं। अभी इस योजना को शुरू किए तो 1 साल नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे ढंग से संचालित होगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में से 7,000 ग्राम पंचायतों में हमने गौठान निर्माण करने का लगभग काम शुरू कर दिया है। 6,000 गौठानों का निर्माण अंतिम चरण में है। 5,000 से अधिक गौठानों में हम गोबर की खरीदी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के गोपालकों के खाते में 90 करोड़ से अधिक की राशि हम दे चुके हैं। और आपको सुनकर के खुशी होगी, कभी जब पूरे देश में किसानों के सामने बढ़ती हुई केमिकल रासायनिक खाद की कीमत चिंता का कारण बना हुआ है, अकेले छत्तीसगढ़ के खरीफ फसल में जो कीमत बढ़ी है उसका अंतर अगर राशि किसानों के जेब से जो निकाला जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो खाद की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो 800 करोड़ से 1,000 करोड़ होता है। तो ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ के गौठानों में लगभग 62,000 वर्मी कंपोस्ट के टांके पूरा भरे हुए हैं। लगभग 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम बना करके तैयार रखे हैं, वो किसानों के खेतों में हम पहुंचाएंगे। तो कुल मिला के इन दोनों योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग मेरा जल संसाधन विभाग है। लगभग 15 साल छत्तीसगढ़ में जिनकी हुकूमत थी, उन्होंने दुर्भाग्य से नई सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विचार ही नहीं किया और मैं उनको दोष नहीं देता, ये शायद उनकी पार्टी का दोष है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। पूरे 7 साल में एक भी सिंचाई की बड़ी परियोजना की आधारशिला उन्होंने नहीं रखी है। इसका मतलब है जल क्षेत्र को, सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में नहीं होता। लेकिन हमने पिछले बजट से शुरुआत की है। बोधघाट हमारे अंतिम चरण में डीपीआर बनाने का काम, पैरी का काम हम शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो छपरा टोला है, अरपा में एक बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं। हम शेखरपुरा और डांड पानी बना करके, अरिहन खारंग बना करके अरपा में पानी लाने जा रहे हैं। मोंगरा का पानी तांदुला में डाल करके राजनांदगांव जिले और दुर्ग जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाने जा रहे हैं। आशा ये है कि इस कोरोना काल में भी हमारी परियोजनाएं आगे लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि महानदी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में लंबित होने के कारण हमारे कुछ काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से हमारी चर्चा हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो सिंचाई का रकबा 11 लाख हेक्टेयर का है, इस सरकार ने उसको लगभग दुगना करने का जो निर्णय लिया है, उस लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि आप लोगों की राजीव गांधी न्याय योजना की किश्तों में भुगतान या गोधन न्याय योजना का मजाक बनाता है, या फिर जो सिंचाई की बात आपने की वो कहते हैं कि पंप, जो सिंचाई पंप है वो किसानों तक आप पर्याप्त नहीं पहुंचा पाए। अभी छत्तीसगढ़ के किसानों का 35,000 पंप अनकनेक्टेड एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसी विधानसभा बजट सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, छत्तीसगढ़ में बिजली की कोई कमी नहीं और आगामी खरीफ सत्र में उन किसानों को पंप मिल जाएगा। जहां तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, भाजपाइयों की मानसिकता दोहरी नहीं होनी चाहिए। या तो केंद्र सरकार से कहे
कि राज्य सरकार अपने किसानों को जो दे रही है उसमें आप आपत्ति ना करें। तो हम अपने बजट में पूरा 5,703 करोड़ की व्यवस्था किए हुए हैं। हम अपने किसानों को एक मुश्त दे सकते हैं। केंद्र सरकार से तो आपत्ति करते हैं, यहां उसको अंतर की राशि को बोनस मानते हैं। इसलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया कि ये इनपुट लागत सपोर्ट है, इसको आप बोनस ना माने, इसलिए हमको 4 किस्तम देना पड़ता है। तो मैं अपने भाजपाई मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, दोहरी मानसिकता छोड़ें। छत्तीसगढ़ का किसान, यहाँ के अन्नदाता हमारे भगवान हैं। उनके लिए अगर राज्य सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उसको उदार कंठ से केंद्र से अनुमति मिलना चाहिए। आप दूसरी ओर देखिएगा, हमने राइस बेस्ड बायोफ्यूल का प्लांट डालने की यहाँ MOU करना शुरू किया। केंद्र उसमें आपत्ति क्यों कर रहा है? छत्तीसगढ़ में हम अपने पैसे से धान खरीदते हैं, हमारा अपना धान है, हमारे किसानों का धान है, हम अपने किसानों को पैसा देते हैं। और हमारे पास अगर धान बच गया तो हम उसको बायोफ्यूल बनाना चाहते हैं, केंद्र अनुमति क्यों नहीं देती? इसमें अड़ंगा क्यों लगाना चाहती है? और आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को और देश को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में राइस बेस्ड बायोफ्यूल का लगातार केंद्र सरकार हमको अनुमति जारी करे। हम अपने किसानों के खरीफ का भी धान खरीदेंगे और हमारे यहाँ अगर बायोफ्यूल बनना शुरू हो जाएगा तो हम रबी का भी अपने किसानों का धान खरीदेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों की माली हालत बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये केवल किसानों की हालत नहीं है, हम उत्पादन करेंगे तो राष्ट्र की सेवा करेंगे। इसको समझना चाहिए, क्यों भेदभाव करती है केंद्र की सरकार और क्यों दोहरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये मेरे समझ से परे है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल का जिक्र हुआ तो थोड़ा टीकाकरण, वैक्सीन और इन व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बार तनातनी की नौबत आई केंद्र से। अब वैक्सीन में अगर केवल हमारा छत्तीसगढ़ का कोई त्रुटि होती तो वैक्सीनेशन में केवल छत्तीसगढ़ प्रभावित होता। ये सारे हिंदुस्तान में जो केंद्र सरकार की नीति है उसके चलते ये प्रॉब्लम आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग बन के नहीं रह सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुंह छिपा के आप अब नहीं रह सकते। जनता के सामने आपको आना पड़ेगा और आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? लाखों लोगों की मौत हुई है। गंगा मैया में प्रतिदिन 10-10, 15-15 हजार डेड बॉडी बहाया जा रहा है। ये इस देश ने कभी देखा नहीं था। और छत्तीसगढ़ की बेहतर हालत है। वैक्सीन की व्यवस्था अगर केंद्र सरकार शुरू से कर दे, और आज भी हम लोगों की प्रार्थना है राज्यों को अनुमति दे दे और बाहर से आने वाले जितने भी वैक्सीन की कंपनियां हैं उसको हिंदुस्तान में बिल्कुल टैक्स फ्री आज़ादी दे दे। सारे राज्य अपनी जनता के लिए वैक्सीन लगा लेंगे, अपनी पैसा की पूर्ति कर लेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सबसे पहले इस बात का निर्णय लिया ना कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन लगा रही है 45 से एबव वालों का, 45 से नीचे 18 से एबव वालों का पूरा वैक्सीनेशन हम राज्य सरकार के संसाधन से इसमें भी विवाद की स्थिति बन गई। विपक्ष ने कहा कि आप लोगों ने रंगों में बांट दिया टीके। इसमें रंगों का सवाल नहीं, हमको 1,35,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाना है और केंद्र सरकार ने 1 लाख वैक्सीन दिया है, तो किसको लगाते? विवाद की स्थिति होती तो किसी से तो शुरुआत करना है। तो गरीबों से शुरुआत कर दें जिनके पास ना मोबाइल है ना वैक्सीन लगाने के लिए एप्लीकेशन देने की क्षमता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप सभी वर्गों को दीजिए। उच्च न्यायालय ने नियंत्रित करके कहा कि 30% दीजिए। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। ये वैक्सीन आएंगे सभी वर्गों को आगामी सप्ताह में पूरी तौर पे हम वैक्सीनेशन करेंगे। वैसे तो बहुत सारा भार आपके ऊपर है, सरकार का, अपने क्षेत्र का, जनप्रतिनिधि आप काफ़ी एक्टिव है, लेकिन फिर भी जब खाली समय मिलता है तो खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं आप? अभी तो कोरोना के चलते बहुत खाली समय मिला, तो परिवार, बेटा बेटी और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ तो समय हमारा पास होता है। प्रतिदिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से फ़ोन पे चर्चा, उनकी कुशल क्षेम पूछना, स्वास्थ्य संबंधी उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति करना। इस कोरोना काल में साजा, खमरिया, देवकर, धमधा में लगभग 130 बेड ऑक्सीजन का हमने बनाया और हमारी गरीब जनता है, किसान है,
उनको मदद करने की कोशिश की। और उसके अलावा पढ़ने में बहुत रुचि है। दिन भर सारे अखबारों के सारे एडिटोरियल में पढ़ लेता हूँ, दिन भर न्यूज़ देखता हूँ। और जब सारे एडिटोरियल पढ़ते हैं तभी तो कुछ वर्ड्स और कुछ नए सेंटेंस मालूम होते हैं। और कभी कभी कुछ पॉलिटिकल किताबें भी पढ़ते हैं। और नहीं तो आजकल यूट्यूब में बहुत अच्छे वक्ताओं के भाषण सुनने को मिलते हैं। अटल जी का भी भाषण हम सुन रहे हैं, राजीव जी का भी भाषण सुन रहे हैं, इंदिरा जी का भी भाषण सुन रहे हैं, कन्हैया कुमार के भी लगातार भाषण सुन रहे हैं। अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद लगातार पीके का, प्रशांत कुमार का इंटरव्यूज़ हमको देखने को मिल रहा है। राहुल जी के और प्रियंका जी का रोज़ ट्वीट देखते हैं। और जो गांधी जी के राजनीतिक विचार, पंडित नेहरू के राजनीतिक विचारों के जो किताबें हैं, उनको देखने का भी अच्छा अवसर मिलता है। आप खुद अपने आप में एक राजनीति की चलती फिरती किताब है। क्या भविष्य में कभी सोचा है कि अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी या ऐसी किताब लिखूं ताकि नई जो जनरेशन है उनको सीखने को, प्रेरणा के लिए बहुत कुछ सीखने को मिले? अब किताब लिखने के बारे में तो ज़रा अभी बहुत ज़्यादा विचार किया नहीं हूँ। लिखने पढ़ने का काम थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। लेकिन राजनीति में जब तक लोगों की सेवा करने का अवसर है, सेवा करने का काम ही लगभग रोज़ एक किताब के पन्ने बनते जाते हैं। आने वाले समय में उसको रिकॉर्ड कितना कर पाएंगे, किताबों के रूप में कितना ला पाएंगे, भविष्य के गर्त में है। नए जनरेशन को, खासकर राजनीति में जो आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? हिंदुस्तान का खुशहाल भविष्य है और इस भविष्य के निर्माता यहाँ का नौजवान भी है। हमारे देश के निर्माताओं ने सारी व्यवस्थाएं, एजुकेशन से लेकर के डेवलपमेंट का इस देश में पूरा किया हुआ है। और मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, बेहद ईमानदारी से और खूब मेहनत करके, परिश्रम करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश हित में जिस भी क्षेत्र में आप काम करें, निरंतर आगे बढ़ें। और आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल रविंद्र चौबे जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी थे, जो कि अपने आप में राजनीति की एक चलती फिरती किताब है। वरिष्ठतम नेताओं के साथ उनको संगत करने का मौका मिला है और नई जनरेशन को भी सिखा रहे हैं। तो आज खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी हस्ती के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।